नमस्कार। प्रैक्टिस में अक्सर मेरे पास पेरेंट्स आते हैं अपने 8-10 साल के बच्चे को लेकर जिसे सीवियर अस्थमा होता है। सांस लेने में दिक्कतें होती है और रोटेलर शुरू होता है। और जब मैं उनकी केस हिस्ट्री लेना शुरू करता हूँ, जो होम्योपैथी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो मुझे एक पैटर्न दिखाई देता है। एक ऐसा पैटर्न जो कोइंसिडेंस नहीं है। जब मैं पूछता हूँ क्या इस बच्चे को कभी बचपन में कोई स्किन की परेशानी हुई थी, तो 10 में से 7 पेरेंट्स का जवाब होता है जी हाँ। जब ये 2 साल का था, किसी का बच्चा 3 साल का था, किसी का 6 महीने का था, तब उसे सीवियर एक्जिमा या एलर्जी हुई थी। किसी को रैशेस आए थे या किसी को किसी तरह से कुछ एलर्जी या बॉइल्स वगैरह आए थे, और उस टाइम पे उन्होंने कोई क्रीम्स लगाई जिसके बाद वो जल्दी ही ठीक हो गया। देखिए, ये वही मोमेंट है जहाँ गलती हुई। वो स्किन ठीक नहीं हुई थी, वो बीमारी दब गई थी, और आज जो अस्थमा उसको है वो उसी दबी हुई स्किन एलर्जी का नया रूप है। और ये कोई मैं मेरे मन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेडिकल साइंस में इसे हम द एटोपिक मार्च कहते हैं। इस पे कई सारी रिसर्चेस हुई है, और होम्योपैथी में इसे हम सप्रेशन कहते हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे स्टेरॉइड वाली क्रीम लगाना आपके बच्चे के लंग्स के लिए सकता है। मैं हूँ डॉक्टर शादाब खान, MD होम्योपैथ। तो चलिए इस हिडन कनेक्शन को सही तरह से समझते हैं। सबसे पहले ये एटोपिक मार्च क्या बना है, और उससे तो पहले ये मार्च क्या है। देखिए, ये अप्रैल मार्च वाला मार्च नहीं है। मार्च यानी जर्नी। तो सिंपल भाषा में समझे तो ये एलर्जी की एक जर्नी है। रिसर्चर्स ने ये शो किया हुआ है कि जो एलर्जिक डिसीजेज है वो एक सीक्वेंस फॉलो करती है। इस जर्नी की शुरुआत होती है जब आपका बच्चा 2 साल से कम उम्र का होता है। उस टाइम पे उसे किसी भी तरह से कोई स्किन की प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, और अगर उस टाइम पे उसे सही ट्रीटमेंट नहीं दिया गया या स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स वगैरह से उसको सप्रेस किया गया या किसी भी तरह से सप्रेस किया गया, तो उस समय तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन जब वो बच्चा 2-4 साल और आगे जाता है, तब उस टाइम पे उस बच्चे को फूड एलर्जी शुरू होती है। उस बच्चे को दूध की एलर्जी या अंडे की एलर्जी या कोई भी ऐसी चीज़ की एलर्जी शुरू हो जाती है। फिर जैसे जैसे और बड़ा होता है तो हम पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई अब हमारा बेटा तो ठीक हो गया, लेकिन अब आपके बच्चे को एलर्जिक राइनाइटिस पकड़ लेता है। मतलब कभी भी छींके बहुत आ जाना, खासकर सुबह बहुत छींके आना, नाक में से पानी आना, रात को सोया तो नाक बंद होना। डॉक्टर्स इसे डायग्नोस करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। और फिर जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तो उस समय उसको धीरे धीरे अस्थमा शुरू हो जाता है, जैसे जैसे बच्चा आपका 8-10 साल की उम्र तक के जाता है। हम लोग सोचते हैं कि यार ये 4 अलग अलग बीमारियां हैं, हमारा बच्चा बार बार बीमार ही रहता है। लेकिन साइंस कहती है ये एक ही बीमारी है जो अपनी जगह बदल रही है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, रिसर्चेस में पता चला है कि सीवियर एक्जिमा वाले बच्चे को, जो बच्चों को बचपन में सीवियर एक्जिमा हुआ था, उनमें से 70% बच्चों को बड़े होकर अस्थमा की परेशानी आती है। और जो बच्चों को माइल्ड एक्जिमा था, उसमें से 20-30% बच्चों को आगे चलकर अस्थमा की परेशानी आती है। और वही ये नंबर नॉर्मल बच्चों में सिर्फ 8% का है। मतलब अगर आपके बच्चे को सीवियर एक्जिमा है तो उसके बड़ा होके अस्थमा होने का चांसेस 8 से 9 गुना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल चाइल्ड। पर ये होता क्यों है, इसके पीछे का मेन विलेन है कौन? यहाँ आती है डीप साइंस। थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए, हमारी स्किन जो है हमारी बॉडी की एक वॉल है, यानी दीवार। और कुछ लोगों में जेनेटिकली या किसी भी वजह से एक प्रोटीन कम होता है। वो होता है, प्रोटीन का नाम है फ्लैग्रीन। इसकी वजह से स्किन की दीवारों में क्रैक्स आ जाते हैं, और जब एलर्जन जैसे धूल, मिट्टी, बैक्टीरिया इन दरारों से अंदर घुसते हैं तो हमारी स्किन सेल्स पैनिक में आ जाती है, और उस टाइम एक अलार्म केमिकल रिलीज करती है, और इस केमिकल का नाम है थायमिक स्ट्रोमल लिम्फोपोइटिन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में TSLP कहते हैं। इसके नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसका काम समझिए। TSLP एक मैसेंजर है जो भाग के आपकी इम्यून सिस्टम के पास में जाता है और कहता है हम पर अटैक हुआ है, पूरी बॉडी में वॉर शुरू कर दो।
ये TSLP ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके लंग्स तक पहुंचता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि स्किन पर बना TSLP अस्थमा का डायरेक्ट ट्रिगर है। यानी आग स्किन पे लगी थी, धुआं लंग्स तक पहुंच गया। अब आते हैं उस गलती पर जो हम अनजाने में करते हैं। जब बच्चे को इनिशियल स्टेज में एक्जिमा होता है तो हम अक्सर घबरा कर तुरंत स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स वाली क्रीम्स लगा देते हैं। रैश गायब हो जाता है और हम खुश हो जाते हैं। लेकिन देखिए, ये समझना ज़रूरी है, स्टेरॉइड्स कभी भी लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन नहीं। जितना ज़्यादा पॉसिबल हो शुरुआती दौर पर इसे अवॉइड करना चाहिए, भले ही आपकी स्किन की परेशानी थोड़ी लंबी क्यों ना जा रही हो। अगर आपका बेबी थोड़ा बहुत भी स्टेबल है तो उस टाइम पे स्टेरॉइड्स बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि जब आप वो क्रीम्स लगाते हैं तो आपने सिर्फ उस इरप्शंस को या उस दाने को, उस निशान को मिटाया है, लेकिन अंदर क्या हुआ? क्या आपने फ्लैग्रिन को या स्किन बैरियर को रिपेयर किया? क्या आपने इम्यून सिस्टम को शांत किया? जी नहीं, आपने तो बस उस अलार्म को बंद कर दिया ना। आपने स्किन के दरवाजे को फोर्स करके बंद कर दिया ताकि टॉक्सिन्स बाहर ना निकल सके, और यही से सेपरेशन शुरू होता है। ये ऐसा है कि जैसे एक स्प्रिंग को आप जितना दबाओगे वो उतने ही प्रेशर से दूसरी तरफ उछलेगा। स्किन इरप्शंस को आपने दबाया तो वो लंग्स में अस्थमा के रूप में बाहर आया। या फिर वैसा ही है जैसे प्रेशर कुकर की सीटी बज रही है और आपने उसके ऊपर टेप लगा दिया। भाप गायब नहीं हुई ना, वो अंदर ही अंदर बढ़ रही है, और जब वो फटेगा तो स्किन रैश नहीं, अस्थमा, एलर्जीज इस तरीके से आएगा। एलर्जिक राइनाइटिस या अस्थमा के रूप में आएगा। और इसी प्रोसेस को हम होम्योपैथी में सप्रेशन ऑफ डिसीज कहते हैं। जब हम स्ट्रॉन्गर मेडिसिन जैसे स्टेरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेसेंट्स ड्रग्स यूज़ करके सिम्टम्स को दबने में फोर्स करते हैं तो बीमारी लेस वाइटल ऑर्गन से शिफ्ट होकर मोर वाइटल ऑर्गन पे चले जाती है। तो फिर सही तरीका क्या है? हम होम्योपैथी से कैसे ठीक करते हैं आपको पता है? हमारा एम है स्किन को साफ करना नहीं, हमारा एम है इम्यून सिस्टम को एजुकेट करना। हम फॉलो करते हैं हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। ये लॉ कहता है कि ट्रू हीलिंग हमेशा अंदर से बाहर, यानी पहले इंटरनल ऑर्गन्स हील होते हैं और फिर लास्ट में स्किन, या मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, यानी पहले मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ठीक होगा उसके बाद लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ठीक होगा। ये रूल एक और चीज़ कहता है कि हीलिंग हमेशा ऊपर से नीचे, यानी पहले फेस, हेड, छाती, इसके इरप्शंस ठीक होंगे, इसके बाद हाथ या पैर के इरप्शंस ठीक होंगे। यानी अगर मैं अस्थमा का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और ट्रीटमेंट के टाइम पे मेरे पेशेंट को थोड़ा बहुत स्किन रैश वापस आ रहा है तो ये पॉजिटिव साइन है, इसमें घबराने की बात नहीं है। इसमें तो उल्टा खुश होना चाहिए, क्योंकि ये सबूत है कि हमारी बीमारी एक मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन यानी लंग्स से निकल कर वापस स्किन पर आ गई है। इसका मतलब हमारी बॉडी रिवर्स गियर में हील हो रही है। एक केस याद आ रहा है, एक 8-10 साल का लड़का था, सीवियर अस्थमा था। हिस्ट्री में लिया तो पता चला कि 2 साल की उम्र में उसको एक्जिमा की परेशानी आई थी। 3-4 साल की उम्र में उसको कुछ अंडे की एलर्जी थी, कभी भी अंडा खाया तो स्किन में स्वेलिंग आ जाना, बहुत सीवियर स्वेलिंग आना, इस तरीके से होता था। उसके बाद में उसको अभी पिछले 1.5-2 साल से उसको अस्थमा का इश्यू परेशानी शुरू हुआ। जब हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशन उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू किया, पहले 3 महीने में उसके अस्थमा के अटैक्स कम हो गए, ब्रीदिंग बहुत बेटर हुई। इमरजेंसी में जब भी उसको अटैक्स आते थे तो हमने उसको रोटेलर दिया, लेकिन रेगुलरली नहीं। आगे 3 महीने के बाद में वो बच्चे को थोड़े बहुत हाथों में और पैरों में पुराने स्पॉट्स एक्जिमा के जैसे वापस आने शुरू हुए, और उसके पेरेंट्स घबरा गए, सर ये तो फिर से वापस आ गया। तब मैंने उनको समझाया कि ये हेरिंग लॉ है, डिसीज मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन से लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन की तरफ गई है। यानी अब आपका लंग्स ठीक हुआ है, अब धीरे से आपकी स्किन में आया हुआ है। बस एक ही काम करना है कि इस पर ना कोई क्रीम कुछ अप्लाई नहीं करना है, प्लेन कोकोनट ऑयल अपने अप्लाई किया। 1-1.5 महीना वो रैश था, बच्चे को हल्की हल्की ईचिंग भी थी,
लेकिन बाद में वो रैश भी धीरे धीरे चले गया और अस्थमा भी कंप्लीट क्योर हो गया। ये सब प्रोसेस में मुझे 8 से 10 महीने लगे, लेकिन अब वो बच्चा पूरी तरह से ठीक है। और यही डिफरेंस है सप्रेशन और क्योर में। तो क्या हम इस मार्च को रोक सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो एक स्टडीज़ हुई है कि बच्चे को अगर आपने बर्थ से ही रेगुलर मॉइस्चराइज़र यूज़ किया तो एक्जिमा का रिस्क 50% तक के कम हो जाता है। दूसरा, ज़्यादा केमिकल वाले सोप्स यूज़ ना करें। जो सादे बच्चों के लिए जो सोप आते हैं वो वाले सोप्स यूज़ करें। नहाने के 10 मिनट के अंदर ही बच्चों की बॉडी में मॉइस्चराइज़र लगा लें। और अगर फिर भी बच्चे को कोई स्किन इरप्शन आता है तो उसे इग्नोर ना करें। सब वहाँ पे उसे उस टाइम पे स्टेरॉइड्स का ट्रीटमेंट बिल्कुल ना दें। उस टाइम पे उसको एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दें। जब उस ट्रीटमेंट से ठीक होगा तो ना सप्रेशन आएगा ना कुछ होगा, और आपका बेटा या आपका बच्चा ज़्यादा दिन तक के हेल्दी रहेगा। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि 70% इम्यूनिटी गट में होती है, तो आप मेरा लास्ट वाला वीडियो ज़रूर देखें गट स्किन एक्सिस के बारे में। उसमें आपके बच्चे के एज के हिसाब से जो खाने पीने के लिए चीज़ें मैंने अवॉइड करने के लिए बोला है वो अवॉइड करें। उसमें से कुछ बता रहा हूँ, जैसे आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसे प्लीज़ ब्रेड हो गया, चॉकलेट्स हो गई या हाई शुगर बिल्कुल अवॉइड करें, या बिस्किट्स हो गया। फर्स्ट ईयर में तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छा है, प्रोटेक्टिव है। देखिए, बॉडी अलग अलग पार्ट का कलेक्शन नहीं है। बॉडी एक सिस्टम है। स्किन हो गया, लंग्स हो गया, गट हो गया, ब्रेन हो गया, सब कुछ कनेक्टेड है। अगर हमें उसे सही तरह से ठीक करना है तो हमें एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट पूरा करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। शायद किसी पेरेंट या उसके बच्चे को हम अस्थमा के फ्यूचर से बचा सकें। थैंक यू।